जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। अर्थात गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है। ये सभी संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। जी हाँ संगत जी, जब से गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, एक बात तो हम सभी गुरु परिवार को माननी पड़ेगी कि हमारे जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है। हाँ, बेशक मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग महान तो नहीं बन गए हैं गुरु के समान, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि गुरु जी ने जब से अपनी शरण में बिठाया है, अपने चरणों से लगाया है, हमारे सर पर अपना हाथ रखा है, तब से हमारे जीवन की जो गति है वो बदल गई है। हमारे जो रास्ते हैं वो बदल गए हैं। हमारी सोच में परिवर्तन आ गया है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, हमारी वाणी में परिवर्तन आ गया है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोको भय नाही। अर्थात गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य को तीनों लोकों से भय नहीं होता। जी हाँ संगत जी, ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि हमें अपने गुरु को अपने सिर मुकुट मानना चाहिए। हमें अपने गुरु को अपने पलकों पर बिठाए रखना चाहिए। हम जब से गुरु जी के सानिध्य में आए हैं, हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार बहुत बड़े संघर्ष भी आ जाते हैं और हम घबराते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, हम इंसान हैं, घबराते भी हैं। लेकिन संगत जी, हमें थोड़ी ही देर में तुरंत एक गुरुजी अपने आप में एक विश्वास देते हैं, तू घबराई ना, मैं तेरे कॉल, हाँ मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ये विश्वास अपने आप स्वतः ही हमारे मन में आ जाता है। ये सब कैसे संभव है? क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने महान कि उन्होंने हमारी जीवन की रूपरेखा ही बदल दी है, हमारे सोचने का तरीका बदल दिया है और हमारे मन से हर प्रकार का भय निकाल दिया है। इसलिए संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नीना अरोरा आंटी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए हर एक सत्संग से अपनी बहुत सारी बातों का जवाब मिले, आपको गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले, आपके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नीना अरोरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। सारी संगत को नमस्ते, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। सो गुरु जी की मर्जी से ही हम लोग सभी सत्संग करते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास 2003 में गए थे, तब हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस गुरु जी से नहीं थी। हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। संगत जी, हम किसी दर पर तब जाते हैं जब हमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शरीर की प्रॉब्लम हो, बच्चों की प्रॉब्लम हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो। और संगत जी, दुनिया में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं और शायद जब मैं गुरु जी के पास पहुंची तो मेरे जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। और संगत जी, मुझे याद है जब मैं गुरु जी के पास गई, मैंने मत्था टेका तो गुरु जी ने मुझसे पूछा कित्थों आई, तो मैंने कहा कि गुरु जी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। तो गुरु जी कहते हैं मुझसे की चाहिदा है, तो मैंने कहा गुरु जी मुझे आपकी मेहर चाहिए। तो गुरु जी कहते हो गई मेहर। तो संगत जी, आज तक गुरु जी की मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है और गुरु जी की बिना मेहर के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और संगत जी, गुरु जी की मेहर
सब पर बनी हुई है। ऐसा नहीं कि मुझ पर या मेरे परिवार पर है। जो भी गुरुजी से जुड़ता है उनके ऊपर गुरुजी कृपा करते ही हैं। संगत जी, मैं जब गुरुजी के पास पहुंची तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इट वॉज 32 ईयर्स अगो, 32 साल पहले की बात है। तब मेरा बच्चा अर्पण 2 साल का भी नहीं था और मेरी बिटिया आकृति वो 4-4.5 साल की थी। तो संगत जी, कभी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, और ठीक ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 12-13 साल की थी तब मेरे पिताजी की डेथ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो संगत जी, ऐसा लगा कि हिस्ट्री कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ। ऐसा कैसे हो सकता है? और संगत जी, बस यही सब कुछ लाइफ में चलता रहा। कभी फैमिली में क्या प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहता था। और संगत जी, यहाँ पर अर्पण मेरा बेटा एक जेनेटिक इश्यू के साथ पैदा हुआ था, जिसे एकैंथ्रोपेसिया बोलते हैं, जिसमें उसकी बोन्स ग्रो नहीं हो रही थी और उसे हर प्रकार की तकलीफ हो रही थी। तो संगत जी, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में। आई मीन टू से संगत जी कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी और साथ ही साथ मुझे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। मुझे ब्लड ट्यूमर हुआ, मेरी काफी सारी सर्जरीज हुई, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। और उसके बाद जब मुझे किसी ने कहा तो मैं गुरुजी के दर पर गई और फिर मैं सोचने लगी कि अब तो जीवन में इतना कुछ हो गया है, अब कुछ और नहीं होना चाहिए। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी का दर एक ऐसा दर था जहां हमने कभी एक नया पैसा खर्च नहीं किया। हम जब भी गए हम कुछ न कुछ गुरु के दर से लेकर ही आए। कहने का मतलब यह है संगत जी कि हमेशा मुझे गुरुजी के दर से कुछ मिलता ही रहता था, चाहे लंगर प्रसाद हो, चाहे अपार आनंद हो। और जो आत्मिक आनंद है वो इतना मिलता था तो अंदर ही अंदर एक अट्रैक्शन होता था कि हमें दोबारा जाना है गुरुजी के दर पे, और हम दोबारा चल पड़ते थे। गुरुजी ने हमें जोड़ा शब्द कीर्तन से और गुरबानी से जोड़ा। हम जब भी गुरुजी के दरबार में जाते गुरबानी चला करती थी और हम सब चुपचाप बैठकर गुरबानी का आनंद लेते थे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, उसी गुरबानी में हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलते थे, कई सारे मैसेजेस मिलते थे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती थी। और संगत जी, जब भी कोई गुरुजी के दर पर जाता है हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। अगर संगत जी मुझसे पूछा जाए कि मुझे गुरुजी के दर से क्या सबसे ज्यादा चीज मिली, तो मैं कहूंगी कि मुझे गुरुजी के दर से ठहराव मिला। हाँ, गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दे करके हर समय बचाया है, हमारे जीवन में हर चीज को आगे बढ़ाया है। लेकिन संगत जी, जिस एक चीज की तलाश में हम लोग रहते हैं वो है ठहराव, वो मुझे गुरुजी के दर से मिला। और संगत जी, मुझे जिंदगी में एक्सेप्टेंस आई और मुझे महसूस होने लग गया कि ये जिंदगी ऐसी ही है। संगत जी, 3 चीजें मैं कहूंगी जो गुरुजी के दर से हमें मिली और जो हमें प्रैक्टिकली उस रास्ते पर ले जाती है, वो है ग्रेटिट्यूड, सरेंडर और एक्सेप्टेंस। और संगत जी, इससे हमें ये पता चल जाता है कि यही जिंदगी है और उसके हुक्म के बिना इस जिंदगी को नहीं जिया जा सकता और हमें उसी के हुक्म में रहना है। तो ये सारी चीजें मुझे गुरुजी के दर से मिली। संगत जी, मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ और काफी बार मैं गुरुद्वारे गई हूँ, लेकिन संगत जी, मेरी जो रूट्स के साथ, जो जड़ों के साथ मेरी रूह का कनेक्शन हुआ है वो है गुरुजी का दरबार। संगत जी, मैं कितनी ही बार अपनी फैमिली को लेकर जाया करती थी और मैं कई बार डामाडोल भी हो जाया करती थी क्योंकि मैंने इतना कीर्तन कभी सुना ही नहीं था। और संगत जी, जो मैंने पहला शब्द गुरुजी के दरबार में सुना वो था ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। और संगत जी, तब से लेके आज तक गुरुजी ने हमें हर प्रॉब्लम से बचा के रखा है। हालांकि संगत जी, जो जीव आया है उसे तो जाना ही है, लेकिन जो यहाँ पर रहकर हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनानी और उसे एक्सेप्ट करना, ये गुरुजी के दर पर सीखा है और ये गुरुजी के दर से मिला है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी ने इतनी गहरी बात इतनी सिंप्लिसिटी से समझाई है बिना कुछ कहे। गुरुजी कभी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कभी कुछ बताया ही नहीं, कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो, बस एक ही बात कहा करते थे, आया करो और शब्द कीर्तन सुनिया करो। बस संगत जी, वहाँ जाकर हमें लंगर मिला करता था। एक थाली में 4 लोग लंगर किया करते थे और संगत जी, लंगर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती थी, क्योरिंग प्रॉपर्टीज होती थी। और संगत जी, इतना हैप्पी एनवायरनमेंट होता था कि वो हमें लगातार बार बार आने के लिए पुल किया करता था। और संगत जी, कई वीआईपीज वहाँ आया करते थे और तो और हमारे जैसे कई सारे लोग भी आ जाया करते थे। संगत जी, हम गुरुजी की कोई बात करें या ना करें, गुरुजी किसी न किसी तरीके से बता ही देते थे कि वो हमारे साथ है, हमारे पास है।
अब देखिए संगत जी, कितनी ब्यूटी है गुरुजी के दरबार की कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत से ही सत्संग शेयर करवाए और खुद ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए। तो व्हाट इज सत्संग संगत जी? गुरुजी चाहते थे कि जो आप सच्चाई के साथ अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें उसी सच्चाई के साथ संगत को शेयर करना है, बताना है। और उस सत्संग से किस संगत को क्या मिलेगा वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी, हमें बहुत सिंपल तरीके से, ना हमें बढ़ाना है न चढ़ाना है, बहुत सिंपल तरीके से हमें गुरुजी का गुणगान करना है। यही गुरुजी ने सिखाया है कि सिंपल तरीके से रहना और सिंपल तरीके से सिमरन और सेवा करें। अब संगत जी, सेवा तो कोई भी हो सकती है। एक बार गुरुजी ने शिवरात्रि पर मुझे एक सेवा दी और कहा कि 100 बंदे लेकर आई। और संगत जी, मेरे साथ तो एक भी बंदा चलने को तैयार ही नहीं था। और बस संगत जी, जब गुरुजी की महासमाधि हुई उसके बाद मैंने जब भी सत्संग किया, न जाने कितनी संगत जुड़ी, वो तो उन्होंने ही जुड़ानी थी। और संगत जी, ये भी गुरुजी ने एक सेवा ही दी थी। और जब भी मैं गुरुजी के पास बैठती थी किसी नई संगत को लेकर के, तो गुरुजी कहा करते थे, इसको बड़े मंदिर लेकर आई। अब समझ में आता है कि शायद गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी थी। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जब मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बिगड़ गया था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ब्लीडिंग होती थी, मुझे बहुत अल्सर्स होते थे, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक दिन में 30 to 40 बार स्टूल जाया करती थी और मुझे इतना पेनफुल होता था वो। और कैसे मुझे गुरुजी ने एम्स में भेजा, वहां पर बहुत ही बेस्ट गैस्ट्रो पर्सन थे, उनके पास भेजा। और संगत जी, जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो वो बहुत वरीड नजर आ रहे थे और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज अपनी प्रेजेंस मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। और इतने में संगत जी, मैं देखती हूँ कि सामने एक लेडी आई हुई है, वो खड़ी है और उसके गले में गुरुजी का पेंडेंट है और बहुत बड़ा सा पेंडेंट पहना हुआ था। और संगत जी देखिए, गुरुजी मुझे बता तो रहे हैं कि वो है मेरे साथ, पर हम लोग देखते ही नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आपकी इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और नहीं तो अदरवाइज आपको कैंसर हो जाएगा। अभी वैसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बायोप्सी करानी पड़ेगी, आप जल्दी से जल्द करवाएं। अब संगत जी, मैं अकेली रहती थी, बिटिया की शादी हो गई थी, कैसे सब करूंगी यही सोच रही थी। फिर एनीवे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर जाइए और ये मेडिसिन लीजिए, अगर आपको ठीक नहीं होता है तो फिर मुझे बताइएगा। और फिर जब मैंने दवाई ली लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं था, मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि मेरी तो बहुत बुरी हालत है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाओ यहाँ पर एम्स में आ जाओ। अब संगत जी, वहाँ पर उन्होंने मुझे एम्स में एक बेड दिया जो आईसीयू के बाहर था और वहाँ पर मैं पब्लिक टॉयलेट यूज किया करती थी। और संगत जी, मैं वहाँ इतनी घबरा गई कि मैं सोचने लगी कि मैं तो अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। और मैं सोचने लगी कि मुझे तो बस कोई प्राइवेटली कहीं एडमिट कर दे, मुझे अब यहाँ नहीं जाना। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने जो सोचा हुआ था ठीक वैसा ही हुआ। मैं जब वहाँ से निकली तो डॉक्टर ने खुद ही मुझे वहाँ पर एक प्राइवेट रूम दे दिया जिसका नंबर था 1006 टोटल 7। और बाद में संगत जी मुझे पता चला कि कैसे गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। संगत जी, 7 नंबर मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है कि एक तो गुरुजी का जन्मदिन है 7 तारीख को, 7वें महीने को, बाकी 7 समुंदर होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, कितना कुछ है जो 7 के साथ है। जब मुझे प्राइवेट रूम में रखा गया तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे मेडिसिन से ठीक कर दीजिए। इसी बीच उनका यूएस जाने को हो गया और वो मेरी सर्जरी लाइन अप करके गए और डॉक्टर ने कहा कि मैं लाइन अप करके जा रहा हूँ, अगर आपको इमरजेंसी सर्जरी करवानी हो तो करवा लेना। अब संगत जी, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे उन्होंने इंजेक्शंस भी दिए जो कि बहुत बहुत कॉस्टली थे और उन इंजेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा फिर कि अब आपको जो करना है करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो सर्जन ने कहा कि वैसे तो मेरे सारे स्लॉट्स बुक हैं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा वाला दिन जो है वो फ्री है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर उस दिन कोई नहीं आया तो मैं आपको सर्जरी के लिए ले लूंगा। अब सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए लिया। मैं कैसे गई थी, मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास रखा हुआ था। तो जैसे ही मैं अंदर ओटी में गई, डॉक्टर ने तुरंत ही पॉकेट स्वरूप निकाला और कहा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ ही यहाँ पर ऑपरेशन में रहूंगी। और संगत जी, जो ओटी था वो भी 7 नंबर का ही था और सुबह 10 बजे की गई थी तो शाम की 5 बजे में बाहर आई और बहुत लंबा ऑपरेशन, बहुत लंबी सर्जरी थी। इंटेस्टाइन निकाली गई थी और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन इतनी खराब हो गई
थी उसका एक पार्ट भी हम सेव नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद मुझे आईसीयू में रखा गया और जब सुबह सुबह नींद खुली तो कानों में आवाज आई कि बेड नंबर 7 के पेशेंट्स के घर वालों को बुलाओ। और मुझे पता ही नहीं था कि बेड नंबर 7 मेरा ही है। खैर फिर रूम में गई और एक नए तरीके से मुझे जीना सीखना था। मेरी लार्ज इंटेस्टाइन निकाली गई थी और मेरी बॉडी के वेस्ट के लिए एक्सटर्नल एक बैग लगाया गया था। और संगत जी मैं हाईली डायबिटिक हूँ, मुझे काफी सारे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, बाकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह तो होते ही हैं। तो संगत जी बहुत टाइम लगा मुझे रिकवर होने में। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने तक हॉस्पिटल में रही और जब मुझे रिलीव करना था तो 6 तारीख को मेरी डिस्चार्ज समरी बन चुकी थी और फिर कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझे डिस्चार्ज भी 7 तारीख को ही मिला। तो संगत जी गुरुजी ने अपना हाथ दे के बचाया और हमें आगे बढ़ाया। अब संगत जी 1 साल तो अच्छे से निकल गया। अब फिर 1 साल के बाद मुझे स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगी और संगत जी वो स्किन की प्रॉब्लम भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और संगत जी मैंने एक नया तरीका सुना था कि जो डॉक्टर्स लोग हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पाउच बना देते हैं और मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि नहीं मैं तो ये करवा लूंगी। तो मैंने कहा कि मैं डायबिटिक हूँ, आप देख लीजिए अगर हो सकता है तो मैं तभी करूंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, कर देंगे, बहुत लोगों का किया है। अब संगत जी मैं सेकेंड सर्जरी के लिए गई। अब संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि इसके पहले जो मैंने सर्जरी करवाई थी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी सर्जरी थी ये। और जब इस सर्जरी के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो और भी प्रॉब्लम्स हुई मुझे। तो जब मैं घर आ गई तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कोई भूख भी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी आप ठीक हो जाओगे। और संगत जी यहाँ पर अकेले रहना, मेरी तो बहुत बुरी हालत, मैं किसको बताऊं, मेरा तो रहना ही बहुत मुश्किल हो गया। फिर मेरी सिस्टर मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तुम वापस हॉस्पिटल चलो। और फिर से रिक्वेस्ट किया हमसे कि मुझे फिर से एडमिशन मिल जाए। और संगत जी जब मैं फिर गई तो पता चला कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, जहाँ पर मेरा पोटेशियम भी हाई था, बहुत सारी चीजें हाई हो गई थी। और अगर कहीं और होती तो इफेक्ट मेरी किडनी पर आ गया होता, मुझे डायलिसिस पे डाल दिया होता। ऐसा नहीं संगत जी कि माड़ा टाइम नहीं आता, माड़ा टाइम आता है, परंतु गुरुजी अपना हाथ देख के आपको बचाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। बस वही वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं शब्द कीर्तन सुना करती थी और बहुत हिम्मत मिलती थी। और संगत जी एक बार तो मैं हिम्मत भी हार गई कि इस चीज से नहीं निकला जा पाएगा। कैसे किसी ने पुश किया, कैसे संगत आकर आपके पास बैठ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। और संगत जी जो प्यार मिलता है वो संगत से ही मिलता है। आप जाते हो, हंसते हो, बातचीत करते हो, अपना सत्संग शेयर करते हो और बहुत कुछ एंजॉय करके आते हो। एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल जो सत्संग है वो बहुत एलाबोरेट होने लग गए हैं। गुरुजी बड़े सिंपल थे, उन्हें बहुत सिंपलिसिटी पसंद थी। ठीक है, गुरुजी को जो चोले पहनाए जाते थे वो बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, पर इसके अलावा गुरुजी की लाइफ बहुत सिंपलिसिटी की थी। संगत जी गुरुजी बड़े अमेजिंग चोले पहना करते थे, लेकिन उसके अलावा जो तरीके से लंगर दिया जाता था, ऐसी कोई फ्लावर डेकोरेशन नहीं होती थी और ये सब कुछ आजकल जो होता है वैसा कुछ भी नहीं होता था। हाँ, एक भावना थी, लोग बहुत अच्छे से आते थे, सिंपल लंगर हुआ करता था, एक दाल, एक सब्जी, 2 फुल्की हुआ करते थे और गुरुजी ने जो मीठा दिया, प्रसाद दिया, वो हाथ भर भर के दिया। लेकिन संगत जी मुझे शायद बोलना नहीं भी चाहिए, आजकल जैसा होता है वो बहुत एलोबरेट तरीके से होता है। आप गुरुजी के लिए जा रहे हो, ना कि खाने के लिए जा रहे हो। गुरुजी के गुणगान करने हैं, उनके गुणगान सुनने हैं और गुरुजी के गुणगान ही गुरुजी ही आपको आगे बढ़ाएंगे। संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी जो कोविड में शांत हो गई, तो उनके बच्चों ने बहुत बहुत प्रे किया था गुरुजी से, तो बहुत नाराज हुए कि हमने तो गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया, अरदास भी लगाई गुरुजी से, गुरुजी ने हमारी मम्मी को क्यों नहीं बचाया। तो संगत जी मैं यही कहूंगी कि क्या हम गुरुजी को बचा पाए, गुरुजी को भी जाना पड़ा ना। तो हम इंसान के रूप में जब भी आएंगे हमें जाना तो है ही। गुरुजी का काम था सबका कल्याण करना, अपनी ग्रेस सबके ऊपर देनी। गुरुजी जो करने आए थे वो उन्होंने किया और हमें जो एक्सपीरियंस अपने जीवन में करना है वो तो हम करके ही जाएंगे। इसके लिए ना तो रोना है, अपने आप को सेंट्रलाइज करके आगे बढ़ाना है। मेरे पास मेरा बेटा अर्पण बैठा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो उसकी जर्नी है वो सुनाए। और संगत जी मैं उसके पहले बता दूं कि जब वो गुरुजी के पास गए तब इनकी स्पीच भी क्लियर नहीं थी और आज आप देखिए कि आज ये किस लायक हो गए हैं। यही गुरुजी की मेहर है। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अर्पण अरोरा। जैसा कि मम्मी ने अभी सत्संग सुनाया, मैं भी अपना एक सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी 2003 में जब मम्मी ने बताया कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो मैं आपको भी गुरुजी के पास ले जाती हूँ, आप उनके दर्शन करिए। तो मुझे लगा कि कोई स्वामी बाबा होंगे और ऐसे ऐसे वेशभूषा उनकी होगी, लेकिन जब मैं जाकर के देखता हूँ गुरुजी के दरबार में तो गुरुजी वैसे तो थे ही नहीं। गुरुजी का स्वरूप बहुत अलग था और मैं इतना सरप्राइज्ड हुआ गुरुजी को देख करके कि गुरुजी
कहाँ से आए हैं। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अब इनसे मिलना ही है। और जो बात गुरुजी में थी वो बात मुझे किसी और स्वामी बाबा में नजर नहीं आई। अब उस समय जब गुरुजी आए, बैठे, शब्द बज रहा था, लंगर हुआ। लंगर के बाद जब मैं मत्था टेकने गुरुजी के पास आया तो जब मैं आया तो गुरुजी मुझे देख रहे थे, मेरे शरीर को देख रहे थे। मुझे ड्वार्फिज्म था। तो जब गुरुजी मुझे देख रहे थे तो उन्होंने मम्मी से कहा कि ये थोड़ा मुंडा है। तो मम्मी ने कहा हाँ। तो गुरुजी ने पूछा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो जब गुरुजी ने पूछा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है तो मम्मी ने पूरी कहानी सुनाई, पर गुरुजी कुछ बोले नहीं और गुरुजी ने मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया। अब मेरी स्पीच गुरुजी ने कैसे क्योर की, थोड़ा सा मैं वो शेयर करूंगा। मुझे याद है जहाँ तक कि 2004 या 5 में गुरुजी के एम्पायर स्टेट में मेनका गांधी जी आया करती थी। तो एक बार मेनका गांधी मुझसे बातें कर रही थी कि आप कैसे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे गुरुजी से मिलवाने लाया गया था या इनसे मिलवाने लाया गया था। तो एक बार संगत जी मैं एम्पायर स्टेट जाना मैंने मिस कर दिया था, मेरा मन नहीं था। तो मम्मी ने मुझे कहा कि मेनका गांधी आपका पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। तो शायद गुरुजी का ये बुलावा था, क्योंकि गुरुजी ने ही ये बुलाया था कि वो मुझे ठीक करना चाह रहे थे। संगत जी 2005 में एक बार मुझे वुड सजेशन अवार्ड मिला था। तो मम्मी मेरे स्कूल के फाउंडेशन डे पर आई थी। तो जो अवार्ड मिला तो मम्मी ने मुझे कहा कि चल यहाँ से एम्पायर स्टेट चलते हैं और गुरुजी को दिखाते हैं। और जब हम वहाँ पे गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो मम्मी ने मेरे बैग से सर्टिफिकेट निकाला, मुझे जो मेडल मिला वो निकाला। तो गुरुजी को जब दिखाया तो गुरुजी कहते हैं वेरी गुड, और आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी के इन शब्दों से मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हुआ। एक सत्संग और सुनाता हूँ संगत जी। 2006 में मैं एक डायरी लिखा करता था लैपटॉप में। तो मैंने उस डायरी में गुरुजी की जगह पे गॉड लिखा और मैंने लिखा कि क्रिसमस ईव पे कोई एक दोस्त मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो संगत जी जब मैं और मम्मी एक बार एम्पायर स्टेट गए थे क्रिसमस ईव पर, तो वहां पर मैंने एक अंकल को देखा जो शायद IPL को भी होस्ट करते थे, जो क्रिकेट को होस्ट करते थे, गौरव कपूर अंकल, जो रितु कपूर आंटी के बेटे थे। वो मुझे इस प्रकार से देख करके बहुत एक्साइटेड हो गए थे और मैं थोड़ा बदमाशी के साथ उनके साथ बैठा था। और गुरुजी ने मुझे मना भी नहीं किया और ना ही मुझे कहा कि तू पीछे बैठ। और अक्सर मम्मी मुझे डांटा करती थी कि तू पीछे जा करके बैठ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे वहीं बैठे रहने दिया, आगे ही बैठे रहने दिया। और स्कूल खत्म होने के बाद गुरुजी ने मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छे से कराया। 2013 में जब मैं कॉलेज में था तब मैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं किया करता था और उस टाइम पे मुझे कोई राइटर भी नहीं मिल पा रहा था जो मेरी हेल्प कर सके लिखने में। तो मेरी मम्मी बड़े मंदिर आई और मम्मी ने किसी आंटी से वहाँ बात की। तो आंटी ने कहा कि मेरे बेटे को 90% मार्क्स आए और उनका नाम तरुण भाटिया अंकल था। तो मेरी मम्मी ने उन अंकल को कहा कि आप मेरे बेटे को एग्जाम के लिए हेल्प कर दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर दूंगा। और संगत जी उन अंकल ने मुझे एग्जाम में हेल्प की लिखने में। बस मैं तो यही कहूंगा कि मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी, गुरुजी का आशीर्वाद मिला था और ये उन्हीं की कृपा से मुझे हेल्पिंग हैंड मिला और मैं एग्जाम अच्छे से दे पाया और मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से अपना कॉलेज कंप्लीट करा। संगत जी गुरुजी ने मुझ पर बहुत सारी मेहर की है, बहुत सारी कृपा की है। मेरे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। बस मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अर्पण इकैंट्रोपेसिया है और इनका जो चलना हुआ वो 4 या 5 साल में हुआ है। इसको कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। हमने बार बार इसके लिए लर्निंग सेंटर शुरू करवाए तो वहां जाकर के पता चला कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर धीरे धीरे इसने कुछ क्लासेस की और ऐसे वो 12-13 साल का हुआ। 12-13 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया। घर के सामने किसी कार वाले ने गाड़ी को रिवर्स करते समय गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी और फिर इसे एम्स ले जाया गया, वहाँ एडमिट किया और वहाँ से वो ठीक होकर आया। और उसके बाद फिर मेरा कोलैटरल वगैरह सब शुरू हुआ और उसके बाद हम गुरुजी की शरण में आए। और इसकी स्पीच ऐसी थी कि ये ठीक से बोल भी नहीं पाता था। तो इसने जैसा कि बताया कि गुरुजी ने इसे अपने पास बिठा करके मेनका आंटी से बातें करवा करके इसकी स्पीच खुलवाई। कैसे इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर जब इसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो गुरुजी के आशीर्वाद से किसी और स्कूल में बहुत अच्छे से एडमिशन हो गया और ऐसे इसकी क्लास 10th भी हो गई, क्लास 12th भी हो गई। फिर बाद में हमें पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ऐसे बच्चों के लिए कुछ सीट्स। तो हमने वहाँ जाके पता किया। फिर इसे एडमिशन मिली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। इसकी बड़ी फीलिंग थी कि मैं चाहे जो भी काम करूं मैं कॉलेज पूरा करूंगा। तो गुरुजी ने इसकी ख्वाहिश पूरी की। बेशक राइटर कोई और होता था लिखने के लिए,
लिए, लेकिन गुरुजी ने इसे कॉलेज का एक्सपीरियंस करवाया। फिर ऐसे ग्रेजुएशन पूरी की, फिर म्यूजिक में भी किया, डीजे भी बना और बहुत कुछ गुरुजी ने इसे आगे बढ़ाया। और गुरुजी के आशीर्वाद से सिलेक्ट सिटी मॉल में इसे जॉब भी मिल गई है और वहाँ काम भी बहुत अच्छे से करता है। और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर के बिना हो ही नहीं सकता। और गुरुजी ने इस लायक उसे बना दिया कि वो सब कुछ अपना कर सकता है, खड़ा हो सकता है, सारा काम कर सकता है। एंड माई टोटल ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो यहाँ तक लेकर आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग का अंत हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार एक आदमी को अपनी गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कुकुन दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कुकुन में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने कैंची उठाई और कुकुन की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कुकुन से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। संगत जी, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसी सीख दे जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।